Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and in this particular video we will talk about insertional mutant. Basically, dear friends, when you have to select your homozygous line, पहले तो हम ये बात करें व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस, तो होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये सारी बातें हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको कोई साक इंस्टीट्यूट से कोई आईडी मिलेगी तो आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा कि जो आपने म्यूटेंट्स मंगाए हैं साल के थ्रू वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो इस रिलेटेड आज मेरा बात है। आज जो हम बात करेंगे वो हम इंसर्शनल म्यूटेंट स्क्रीनिंग की बात करेंगे कि टीडीएनए म्यूटेंट्स के जो हमारे सीड्स आते हैं साल के थ्रू अरबडोप्सिस थलियाना में, टीडीएनए म्यूटेंट्स जनरेटेड क्या होते हैं, म्यूटेंट्स आप मंगाते हो तो ऑर्डर करते हो तो उससे आपको वैलिडेट करना होता है कि वो जो आपने लिया है सीड्स वो वेदर इट इज होमोजाइगस म्यूटेंट और हेट्रोजाइगस और व्हाटएवर सो आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग इनटू द म्यूटेशन एंड म्यूटेशनल ब्रीडिंग और इंसर्शनल म्यूटेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज म्यूटेशन। सो सडन हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, और ये जो चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है। पहली बात क्या है, म्यूटेशन इज अ परमानेंट सडन हेरिटेबल चेंज, और दिस बिहेवियर ऑफ चेंज इज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट वन। तो पेरेंटल टाइप से अगर म्यूटेशन हुआ है तो जो नया म्यूटेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये बेसिकली पहला पॉइंट हुआ जो हमें समझना है। ठीक है, और डियर फ्रेंड, म्यूटेशनल ब्रीडिंग हैव वेरी सुपर एंड वेरी सुपर मार्केट। सुपर मार्केट में आज आप लोग बहुत कुछ नई नई चीज़ें देखते होंगे, है ना, कि ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आजकल सीडलेस फ्रूट है ना, या फिर वही एक ही फ्रूट के अंदर कई कलर्स, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अलग कलर है, यहाँ पे ऑरेंज का दूसरा कलर है। व्हाई दिस इज हैपेंड, ड्यू टू ना म्यूटेशनल ब्रीडिंग अप्रोच। तो ये जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग का अप्रोच है हमारे मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट, और हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है म्यूटेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम। आजकल हम एक ही प्लांट के अंदर कई तरह के फ्लावर्स को जनरेट करते हैं, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉमर्शियली इंडिया इज एग्रो बेस्ड कंट्री, शोज म्यूटेशनल ब्रीडिंग एंड सुपर मार्केट एंड म्यूटेशनल ब्रीडिंग एंड सुपर मार्केट का जो मार्केट है ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये सारी बातें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ जीन। बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, जीन के फंक्शन को निकालने के लिए दो अप्रोच है। एक तो फॉरवर्ड जेनेटिक्स का अप्रोच है, ठीक है, और दूसरा बैकवर्ड जेनेटिक्स का अप्रोच है। दैट यू हैव टू माइंड, ठीक है, दैट if you want to understand a gene function, then what you have to do, you have to proceed by the forward genetics approach, or you can follow backward genetics. So what is forward genetics approach? So forward genetics approach is an approach in which you will go from phenotype to genotype. ठीक है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है, आपने कोई फिनोटाइप देखा, इंटरेस्टिंग फिनोटाइप आपको मिला, ठीक है, और यह फिनोटाइप आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पता करेंगे कि ये किसके कारण है, तो ये हुआ फॉरवर्ड जेनेटिक्स। अब बैकवर्ड जेनेटिक्स क्या है? बैकवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच इज ए अप्रोच इन विच you know the genetic composition of that particular individual and you don't know what phenotype is governing that genetic composition. You have a nucleic acid sequence, you have protein sequence, you know each and everything of, genetic composition is known, but you don't know what phenotype it will give rise to. So in this case you will approach backward genetics. Backward genetics is really very मच इम्पॉर्टेंट नाउ ए डेज। पहले हम लोग जो अप्रोच यूज करते थे वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स का यूज करते थे। इसमें क्या होता था, हम लोग म्यूटेंट को चेक करते थे। पहले म्यूटेंट्स जो हमें मिलता था, बेसिकली हम लोग रैंडम म्यूटेशन का यूज कराते थे ईएमएस से, या एनी, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे म्यूटेंट्स के लिए क्या क्या म्यूटाजेंस हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो म्यूटस का मतलब, ये जो म्यूटेशन जो टर्म है ना, एक म्यूटस वर्ड से है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है परमानेंट चेंज, है ना, एंड दैट चेंज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट वन। ओके, सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन फॉरवर्ड जेनेटिक्स।
क्या है? फॉरवर्ड जेनेटिक्स इज अ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अप्रोच ऑफ डिटरमाइनिंग द जेनेटिक बेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप. ओके, जेनेटिक बेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप. आपको पता करना होता है कि ये फिनोटाइप क्यों है, इसकी बेसिस क्या है. ठीक है. दिस वाज इनिशियली डन बाय नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन or induced mutation with radiation, chemical or insertional mutagenesis. So basically in this video we will try to know, an upcoming lecture we will understand, I will make it in some parts that you can understand very well. तो इसमें हम इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस जो टी-डीएनए म्यूटेंट्स होते हैं उनको वैलिडेशन के लिए आपको तरीका बताएंगे और हम वैलिडेट करके बताएंगे कि हाँ आपका जो ए म्यूटेंट है आपका होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है. ये भी हम आपको आज करके दिखाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिकल ये क्लास है इसलिए आपको बहुत अच्छे से कोशिश करना है बिकॉज हमारा पूरा फोकस क्या है, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस पे है. ठीक है, बट हाँ यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर दिस रेडिएशन, केमिकल एंड अदर थिंग ऑल्सो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू मेंशन हियर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिनोटाइप्स. सो डियर फ्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ depending on the magnitude of the phenotype, there are two type of mutation, that is micro mutation और macro mutation. macro mutation क्या है? जो कि कई जीन से मिलकर के गवाह हो रहा है. जो आप एक से दूसरे जनरेशन में, म्यूटेंट जनरेशन में जैसे M1 हुआ, M2 हुआ, तो M2 में जैसे ही आप जाओगे आपको एक डिस्टिंक्ट मतलब कि पेरेंटल टाइप से नया जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, फिनोटिपिक डिफरेंस जो है आपको आसानी से दिखेगा. तो इसे कहते हैं मैक्रो म्यूटेशन. मैक्रो म्यूटेशन मीन्स कि ऑलिगोजेनिक नेचर है, मैंने कई जीन मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट जनरेशन में जाओगे तो पूरी की पूरी आपको चीज़ें दिखाई देंगी. ठीक है, तो हमारा जो मेन अप्रोच है, मेरा जो मेन कहने का मकसद है ये है कि आपको ये पता चलेगा. माइक्रो म्यूटेशन क्या है कि आपको जो डिस्टिंक्ट जो फिनोटाइप है आपको दिखाई नहीं देगा, बट देयर इज अ म्यूटेशन व्हेन यू विल कंपेयर द जीनोटाइप ऑफ द पैरेंटल वन एंड द सेकंड वन, देन you will come to know clearly that there is difference between the parent and the mutant progeny, but you have to check and you have to validate through genotyping. So this is again very important topic of discussion. So dear friend, अभी तक हम लोगों ने क्या पता किया कि म्यूटेशन हम जनरेट कर सकते हैं ना, नेचुरली अकर भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन, सोमाक्लोन वेरिएशन, देयर आर सो मेनी, है ना. नेचुरल वेरिएशंस आपको मिलते हैं. तो नेचुरल वेरिएशन फ्रॉम वेयर दे कम, दे केम फ्रॉम म्यूटेशन बेसिस. सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल म्यूटेशन, है ना. तो नेचुरल म्यूटेशन हो गया, या आप इंड्यूस करते हो थ्रू रेडिएशन और एनी केमिकल्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज induced mutation. And there is a insertional mutagenesis. आपने कोई ट्रांसपोजोन्स लाके जोड़ दिया या टी-डीएनए लाके इंसर्ट कर दिया, है ना. तो टी-डीएनए इंसर्शन क्या हो गया, दैट इज ए इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस. सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड जेनेटिक्स. आप फिनोटाइप टू जीनोटाइप जा रहे हैं तो एक फॉरवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच है. और आज जो हमारी कहानी जो बेसिकली डिपेंडेंट है वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच पे है. फॉरवर्ड जेनेटिक्स की बात करेंगे, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस की बात करेंगे. Backward genetics approach is really very vigorously used nowadays because there are so many genomes and so many organism genomes is well understood and आपके पास सारे genomes available हैं. तो आप जीनोटाइप से फिनोटाइप की तरफ भी जा सकते हैं. And there are so many things which can correlate RNAi and so on and so forth. I will discuss in a subsequent lecture also कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं. तो बेसिक फंडा हमारा आज का टॉपिक क्या है कि हाउ टू अंडरस्टैंड ए जीन एंड देयर फंक्शन. तो ये सारी बातें आपको समझ में आएगी. ठीक है, अब है डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ जीन. सपोज डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ जीन बाय एनालाइजिंग द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ अल्टर्ड डीएनए सीक्वेंस और इजिली अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनिज्म बट दे आर ट्रेडिशनल वेरी डिफिकल्ट टू मैप. जो फॉरवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच है वो क्या है, traditionally very difficult to map, although they advanced by the next generation sequencing has made this process considerably easier, है ना. तो mutation can also generate by insertional mutagenesis, which is really main focus and crux of my lecture. Okay, and for example transposable element contain a marker or mobile into the genome
एंड एट रैंडम क्या होगा, आपके जीन में कहीं पे भी जाके एट रैंडमली जाके जुड़ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेंट होगा, यानी कि वो जीन का फंक्शन क्या हुआ, बंद हो गया। अगर वो जीन बंद हुआ है तो ये डिपेंड करता है, ऐसे कई जीन होते हैं जिनके अगर एक्सप्रेशन बंद हो जाते हैं तो प्लांट के जो फिनोटाइप है वो ऑल विगरस बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो ये नहीं कि अगर कोई जीन अगर का फंक्शन लॉस हो रहा है तो फिनोटाइप भी लॉस होगा, नो, इट मे कैन गिव सम ड्रास्टिक फिनोटाइप. So this is again topic of discussion. So there is really very important. So once mutagenized, अगर आप एक बार म्यूटेशन कर लिए, म्यूटाजेनाइज मिला, तो आपको क्या करना है, आपको उसे स्क्रीन करना है. स्क्रीनिंग इज वेरी important. And then complementation test is another tool to check or validate and cross check whether that mutation is really 100% efficient. अब क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है. आई विल डिस्कस क्वेश्चन ऑल्सो, ओके. सो कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि आपने क्या किया कि ये जीन था, इसके कॉपी को आपने म्यूटेट कर दिया, ठीक है, तो म्यूटेंट हो गया. अब आपने क्या किया, कोई फंक्शनल कॉपी इसमें पुनः डाल दिया. यू आर अगेन extracting that functional copy of a gene and again you are inserting into the genome. Then what will happen? It will again behave as a wild type ना. अब जब डोनर से आप इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा. तो फिनोटाइप रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट. और यह टेस्ट CSR, DBT, ICMR किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स. सो रियली यू हैव टू फोकस ऑन दैट. What is complementation test? I will cover up each and every topic in very detail, but this is just an information class and I'm just giving you information about this test. Okay, so come to the next slide. I think आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है. रिवर्स जेनेटिक अप्रोच क्या है? रिवर्स जेनेटिक्स इज अ मेथड ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दैट इज यूज्ड टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ए जीन बाय एनालाइजिंग द फिनोटाइप. आपके पास जीनोटाइप है, आप फिनोटाइप एनालाइज करेंगे और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अप्रोच को सेटअप करेंगे और आप दर्शाएंगे कि किस तरीके से रिवर्स जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है ना. नाउअडेज जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली व्हाट दे आर यूजिंग न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस विद इन द जीन. जीन के जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है एंड दे आर ट्राई टू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर phenotype. So genotype is known and what you are doing, you are just extracting the phenotype from that. This is called as reverse genetics approach. Now in forward genetics approach they seek to know, they want to know the phenotype or trait. Reverse genetics seeks to find what phenotype are controlled by a particular genetic sequence. So, अब हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. और ये फॉरवर्ड जेनेटिक्स और रिवर्स जेनेटिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से देखना है. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वेयर आई हैव टेकन दिस स्लाइड फ्रॉम, वेयर आई हैव कॉपीड इट. सो रेफरेंस इज गिवन बिलो, जस्ट यू कैन गो एंड जस्ट स्टॉप at this point and try to know about the forward genetics approach and reverse genetics approach. This will really going to help you. If you want this slide from me, then just comment me on my, I will give you my contact and I will try to give this. I really want to share my slides with you guys. So if you want my slides, you can just mail me and I will give you. Okay. So just for understanding, I will just quickly review the types of mutation. The mutation is maybe spontaneous, हमेशा हो रहा है नेचर में, है ना. तो this is called spontaneous mutation. The frequency rate is very low, difficult to exploit by the plant breeder because spontaneous mutation को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर नहीं कर सकते. क्यों नहीं एक्सप्लोर कर सकते? क्योंकि ये आपको पता नहीं और इसके लिए बहुत टीडियस जॉब है. अब हर प्लांट को फॉरवर्ड जेनेटिक्स से अप्रोच ही आप यूज करोगे, हर फिनोटाइप को लाओ, उसका जीनोमिक DNA निकालो, फिर आगे प्रोसेस करो, तो दिस इज वेरी टीडियस जॉब. एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन म्यूटेंट्स का, बहुत ही कम. अब दूसरा अप्रोच क्या है, यू विल ट्राई टू इंड्यूस म्यूटेशन. सो व्हाट यू विल डू
induction. So this rate of induction mutation is relatively higher, है ना. तो फिजिकल म्यूटेजन आप यूज कर सकते हो, केमिकल म्यूटेजन यूज कर सकते हो, है ना. फिजिकल में आप गामा रेज हो गया, अल्फा रेज हो गया, बीटा हो गया, एक्सरे हो गया, दीज आर आयोनाइजेशन टाइप. अब अगर यूवी रेज आप यूज कर लो तो यूवी रेज क्या है, नॉन आयोनाइजेशन. तो ये सब क्या होंगे, फिजिकल मीन्स ऑफ म्यूटेजन. अब केमिकल म्यूटेजन कैसे, जैसे ईएमएस वाइडली यूज होता है टू डेवलप म्यूटेंट पॉपुलेशन. तो ईएमएस हम लोग यूज करते हैं, और टिलिंग का जो अप्रोच होता है उसमें हम ईएमएस डालते हैं. इको टिलिंग क्या है, जो इको टिलिंग भी एक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें म्यूटेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं और स्क्रीन करते हैं. तो इको टिलिंग क्या है, नेचुरल पॉपुलेशन की स्टडी, जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो रहा है और उसमें इको मतलब कि जो वेरिएशन नेचर में हो रहा है उसको एक्सप्लोर करना, है ना. और ईएमएस हो गया, है ना, फिर नाइट्रस गैस हो गया, और बहुत सारे केमिकल हैं जो कि क्या करते हैं कि म्यूटेशन काउज करते हैं. सो डियर फ्रेंड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो केमिकल म्यूटेशन क्या हुआ, is chemical mutagen is there a potential to generate not only loss of function. मैंने अपने ही बताया ना कि अगर कोई जीन का फंक्शन अबॉलिश होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि जीन का अगर फंक्शन खत्म हो गया तो फिनोटाइप खत्म हो जाएगा. मे बी देयर इज ए गेन ऑफ फंक्शन ऑफ फिनोटाइप. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो गाइज. अगर फंक्शन जीन का फंक्शन गायब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फिनोटाइप भी गायब हो सकता है ड्रास्टिक फिनोटाइप मिले जो कि वाइल्ड टाइप में भी ना हो. और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, कि जो कि विगरस फिनोटाइप दे रहा है वाइल्ड टाइप के कंपैरिजन में. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई जीन का फंक्शन लॉस हो रहा है तो उसके कारण फिनोटाइप भी लॉस होगा. नो, देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. मे बी गेन ऑफ फंक्शन ऑफ फिनोटाइप विल टेक प्लेस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ग्लाइफोसेट टॉलरेंट जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो प्लांट डेवलप किए गए हैं वो जीन का फंक्शन को बंद करके एक ड्रास्टिक फिनोटाइप को दिया गया, ठीक है. और इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हर्बिसाइड टॉलरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीबीटी प्रोस्पेक्टिव डियर फ्रेंड्स. ओके, नाउ कम टू द केमिकल म्यूटाजेनेसिस. केमिकल म्यूटाजेनेसिस में हम खासकर जो यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, ईएमएस बेसिकली. और फिजिकल म्यूटेजेनेसिस हम गामा रेज बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. यूवी रेज भी हम लोग यूज करते हैं फॉर म्यूटेंट पॉपुलेशन जनरेशन. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. ओके, सो इसको इरेज कर लेते हैं और हम आगे बढ़ें. सो अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं. अल्काइलेटिंग एजेंट कैन फाउंड अमंग ए लार्ज एरे ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड इंक्लूडिंग सल्फर, मस्टर्ड, है ना, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इपॉक्साइड, इथिलाइन इमीन, इथिलाइन अमाइड्स, अल्काइल मिथाइल सल्फोनेट्स, जिसे हम ईएमएस कह सकते हैं. जैसे ईएमएस क्या है, इथाइल है, ये अल्काइल दिया हुआ है. इथाइल मीन्स 2 कार्बन, है ना, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट. तो ईएमएस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर सम अल्काइलेटिंग एजेंट्स व्हिच व्हाट दे डू, दे interact, they react with DNA by alkylating the phosphate group as well as purine and pyrimidine. pyrimidine और purine को क्या करता है, phosphate group पे जाके alkyl group को ऐड कर देता है, ठीक है. जैसे ही alkyl group ऐड हो जाता है तो इंटरकलेट कर जाता है, ठीक है. नाउ बेस एनालॉग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. जैसे बेस एनालॉग का एग्जांपल क्या है, 5-ब्रोमो-यूरासिल और 2-अमीनो-प्यूरिन या मैलिक हाइड्रोजाइड, ठीक है. दीज आर बेस एनालॉग. बेस एनालॉग क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेस एनालॉग अगर आ गया, जैसे 5-ब्रोमो-यूरासिल क्या करता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखे 5-ब्रोमोसिल है तो 5-ब्रोमोसिल किससे पेयर करता है और एक कौन सा म्यूटेशन काउज करेगा, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन. बिकॉज डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट डिस्कसिंग म्यूटेशन. माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस and basically in this video we will discuss about tDNA mutants and their screening. So हम यहाँ पे म्यूटेशन नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, बट हाँ हम आपको इतनी सारी चीज़ें दे देंगे ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो आपको चीज़ें समझ में आए. डियर फ्रेंड, नाउ टू अंडरस्टैंड मोर what we will do, we will understand the basic compound नेचर ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट. अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करता है, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, डीएनए में ऐड करता है एट द प्लेस ऑफ फॉस्फेट. तो जैसे ही
अल्काइलेटिंग एजेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो अल्कालाइट कर देता है, डीएनए क्या हो जाता है, अल्कालाइट करता है। जब एक्रिडीन डाई अब जब डाल दोगे तो क्या हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन था। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका कोई जीन का सीक्वेंस है, ठीक है, ए टी जी, ऐसे तो ट्रिपलेट कोड में कोई भी प्रोटीन जो अमीनो एसिड है ट्रिपलेट कोड में ऐड किया जाता है। जैसे एटीजी कोड करेगा मेथानिन को, यू 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 किसको करेगा, फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ठीक है, जैसे जी है ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करेगा। तो इस तरह से कोई भी चीज़ कोड करता जाएगा, ठीक है। तो सपोज आपने बीच में कोई एक बेस पेयर ऐड हो गया है ना, एक बेस पेयर कोई गलती से ऐड हो गया है, डिलीट हो गया, तो उसके बाद का जो सीक्वेंस होगा क्या होगा, अल्टर कर जाएगा ना। तो एक्रिडीन डाई जो होता है वो बेसिकली फ्रेम शिफ्ट कराता है। क्यों, ड्यू टू इंडेल। इंडेल क्या होता है, एडिशन ऑफ बेस या सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेस। इसके कारण बेस एनालॉग के बारे में हम ऑलरेडी कह दिए हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन काउच करता है, ठीक है। अदर म्यूटेजेंस भी हैं, जो नाइट्रस है, सोडियम अजाइड्स हैं और भी हैं, तो दीज आर म्यूटेजेंस, है ना। तो म्यूटेजेंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है डियर फ्रेंड। देन मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। म्यूटेजेंस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, आयनाइजिंग भी हो सकता है, नॉन आयनाइजिंग भी हो सकता है। तो दिस थिंग्स यू हैव टू कवर। सो अब रिवर्स जेनेटिक हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्स जेनेटिक्स और फॉरवर्ड जेनेटिक्स, ठीक है। तो आपको रिवर्स जेनेटिक अप्रोच में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन this particular lecture, just I am giving you flavor how to understand the gene function. So dear friend, so for understanding I will just I will ऐसे मैंने कर दिया ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें, ठीक है, और मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दें, ठीक है। तो टेक्निकल जो है रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच का वो क्या है, देखो, जैसे साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है, सॉरी, side-directed mutagenesis is a sophisticated technique. Again, है ना, sophisticated technique that can either change regulatory region, that is the promoter, or gene, or make subtle codon change. Subtle means सूक्ष्म, बहुत छोटी सी चेंज करेगा in the open reading frame. अगर open reading frame में अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो जीन का फंक्शन क्या होगा, एबॉलिश हो जाएगा ना। अगर एक कोई पॉइंट म्यूटेशन हो गया, कोई जीन आके ऐड हो गया, ऐड होने से क्या होगा, पूरा फंक्शन उसका एबॉलिश हो जाएगा। तो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इज ए किस चीज़ का है, रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच है। अब पोजिशनल क्लोनिंग, एंड पोजिशनल क्लोनिंग पे हमने बात भी किया है, ठीक है। पोजिशनल क्लोनिंग कैसे करते हैं और इसमें डबल डाइजेशन कैसे यूज होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर ऑल्सो। और दूसरा वे क्या है कि alternatively techniques can be used to create null allele so that gene is not function. अब कोई क्या कर सकता है कि पूरा का पूरा जीन नॉकआउट कर सकता है। जीन नॉकआउटिंग अप्रोच क्या हो सकता है, अब इस पे हम बात थोड़ा कर लें, है ना। तो जीन नॉकआउट करने के लिए हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो क्रिस्पर है। क्रिस्पर से क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक क्रिएट करते हैं और पूरा का पूरा जीन को डिसरप्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, नल एलील, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं, डबल स्टैंडर्ड कट करता है, तो क्या होता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या करता है कि पूरा कट कर देता है। तो जो अलील बनता है वो नल म्यूटेंट बन सकता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टैंड कट ही जाए, बहुत सारे क्रिस्पर सिस्टम में एक स्टैंड भी कट होता है, ठीक है। फिर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग भी होती है। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट क्रिस्पर, बट हाँ, नॉकआउट बनाने के लिए जो रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच है वो क्या है, क्रिस्पर हो सकता है, ठीक है। अब जीन नॉक इन करने का क्या मतलब है, यू विल somehow disrupt the transcript number and the paste and the very important technique of knock in is RNAi. What in RNAi, you will just endogenous exon is replaced by altered sequence of enters. तो अब altered sequence आ जाएगा तो जितनी कॉपी बननी चाहिए उतनी नहीं बनेगी, कुछ तो बनेगी। तो ये RNAi का अप्रोच हो सकता है, ठीक है। एक आजकल क्रीलॉक्स-पी सिस्टम आपने सुना होगा, है ना, या FLP, अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर इस पे वीडियोस कहिएगा तो हम जरूर करेंगे, अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट, ठीक है।
तो क्रीलॉक्स पी सिस्टम कैसे यूज होता है और रिकॉम्बिनेजेज कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस अगेन ए टॉपिक ऑफ रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच एंड टिलिंग इज ए मेथड, है ना। टिलिंग इज ए मेथड टू क्रिएट ए लीजन इन द जीनोम। आप क्या करते हैं, टिलिंग में एक लीजन क्रिएट किया जाता है जीनोम में और उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि एक टारगेट क्या है। तो दिस इज अगेन ए रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। सो डियर फ्रेंड, जीन साइलेंसिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जीन साइलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डियर फ्रेंड, इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे कर ले ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखें और मैं भी आपको अच्छे से दिख लूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, दिस इज जीन साइलेंसिंग अप्रोच। सो जीन साइलेंसिंग के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वहाँ पे जैसे मैंने बोला नॉक डाउन नॉक इन दोनों ही क्या हैं, मिलते जुलते टर्मिनोलॉजी। इनमें हम क्या करते हैं कि जीन को साइलेंट करते हैं ताकि जो उसका इफेक्ट है वो कम है ना। ए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अप्रोच इज द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट ओवर एक्सप्रेस ए नॉर्मल जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओवर एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं कि हम किसी भी जीन के आगे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर डाल दें। प्लांट में अगर आपको कोई जीन को क्या करना, ओवर एक्सप्रेस करना है, तो CAM35S प्रमोटर आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी जीन आप जोड़ेंगे उसका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। तो एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जीन को ओवर एक्सप्रेस करते हैं, म्यूटेशन भी करते हैं, ठीक है। इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस के बारे में हम बात भी करेंगे आज, है ना। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अप्रोच में आप या तो जीन को ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, तभी आपको फंक्शन पता चलेगा, या तो उस जीन को म्यूटेंट कर दीजिए या हटा दीजिए तो भी आपको फंक्शन पता चलेगा। बेसिक फंडा क्या है, आपको जानना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन। सो दिस टू मेथड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वन, what you can do, you can mutate that part of gene or you can overexpress that part of gene. What you will do, आप या तो उसे म्यूटेट कर दो, उस जीन को ख़त्म कर दो, तभी आपको जीन का फंक्शन पता चल जाएगा, या तो उसको ओवर एक्सप्रेस कर दो। तो वाइल्ड टाइप के कंपेरिजन में अगर ओवर एक्सप्रेशन दिखाओगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी और आप इजिली क्या करोगे, डिफरेंस क्रिएट कर लोगे। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस फॉरवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच एंड रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। सो डियर फ्रेंड, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि सॉरी हाँ सॉरी सो अब एक ऑर्थोलोगस जीन है और पैरालोगस जीन, ठीक है। ऑर्थोलोगस क्या होता है और पैरालोगस क्या? तो two genes are to be orthologous if they diverge from after a speciation event. स्पेसिएशन इवेंट क्या है, स्पेसिएशन पढ़िएगा तो क्या होता है कि एक ही प्रोजेनी है, ठीक है। तो स्पेसिएशन होकर के आगे जाके सेपरेट हो गया और ऑर्थोलोगस जीन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम और भी अपकमिंग लेक्चर में ऑर्थोलोगस में से पैरालोगस ला करके आपको दिखाएंगे। लेकिन पैरालोगस जीन जो होता है क्या होता है, डुप्लीकेशन के कारण होता है। अगर एक ही फ्रैगमेंट कई बार जीनोम में डुप्लीकेट हो जाए तो वो गिव आपको अल्टीमेटली क्या देगा, पैरालोगस जीन के श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थोलोगस और पैरालोगस जीन के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। सो माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टू स्क्रीन द म्यूटेंट पॉपुलेशन। आप कैसे कहोगे कि ये म्यूटेंट है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक फॉरवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच है और एक रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। तो इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जिसमें टीडीएन इंसर्ट हो जाता है ना, और वायरस इंड्यूस जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं, आरएनए मेडिएटेड इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ट्रांसपोजोन टैगिंग कर सकते हैं, टिलिंग कर सकते हैं या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको दिए हैं ताकि आप म्यूटेंट को वैलिडेट करें, है ना। और म्यूटेंट पॉपुलेशन को कैसे स्क्रीन करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हैं आपके पास जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, हमारा मेन मकसद क्या था आज? तो मेरा मकसद ये था कि जो म्यूटेशन होता है आप जो क्रिएट कर सकते हो, एक रिसर्च स्कॉलर जो बेसिकली यूज करता है वो 3 टाइप के म्यूटेशंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं
और आजकल के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। पहला तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन, दूसरा इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस एंड दूसरा थर्ड वन इज साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। सो डियर फ्रेंड, my topic of discussion, and I have already told you, I will discuss only insertional mutagenesis and how can you screen your mutant population, whether the tDNA is inserted in your individual parental line or not, how you will check. So main crux of my today topic is to understand Arabidopsis thaliana mutant population कलेक्शन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये आपको एक गाइड है, ये फ्रीली अवेलेबल है मैन्युस्क्रिप्ट, आप इसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। तो हम इसको इस लेक्चर को क्या करेंगे, सेकंड वीडियो में ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पार्ट 1 एंड इफ यू वांट टू नो हाउ यू कैन चेक, यू हैव ऑर्डर्ड ए म्यूटेंट फ्रॉम Arabidopsis thaliana, टेयर एक साइट है, रिसोर्स साइट है जो कि Arabidopsis thaliana के लिए है। तो टेयर से आप क्या करेंगे, साक आईडी सबकी होती है, तो साइक आईडी आपको जानना है। साइक आईडी के थ्रू क्या करेंगे, आप क्या मंगाएंगे, आप अपने म्यूटेंट को मंगाएंगे। अब आपने म्यूटेंट तो मंगा लिया, आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या बनता है कि आप चेक करें कि वो म्यूटेंट है भी या नहीं। आप कैसे करेंगे, तो आपको प्राइमर बनाने पड़ेंगे। तो प्राइमर कहाँ से बनेगा, कहाँ से प्राइमर मिलेगा, है ना। तो दिस इज अगेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच आई विल डिस्कस इन द सेपरेट लेक्चर इन पार्ट 2। स्टे ट्यून्ड, हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर।